थोड़ा चेयर में देखो ना। चलिए अब ये देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉर्ड है, यहाँ पे ये ब्लॉक दिया हुआ है, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, g/4 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है जाकी दीदी, तू इधर आजा बेटा, तू इधर को, अभी दिख रहा है। अब हमारे को क्या निकालना है इसमें, टेंशन की वजह से कॉर्ड की वजह से, मतलब वर्क डन ड्यू टू कॉर्ड मतलब क्या हो गया, वर्क डन ड्यू टू स्ट्रिंग, वर्क डन ड्यू टू स्ट्रिंग मतलब वर्क डन ड्यू टू टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू कॉर्ड जो है वो क्या होता है, टेंशन फोर्स। तो हमारे को पता है यहाँ पे स्ट्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग इधर टेंशन उधर, टी ऊपर आ गया। तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होता है T इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट एस जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आई थिंक दिया है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी दिया है उन्होंने, कितना मूव कर रहा है ब्लॉक, डी मूव कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि टेंशन निकालना पड़ेगा, और टेंशन कैसे निकाल सकते हैं हम इस ब्लॉक के एफबीडी से। तो टेंशन निकालिए एफबीडी ऑफ ब्लॉक से पहले। तो ये रहा, टी ऊपर लग रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू ए। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, a का वैल्यू कितना है, g/4, तो t मिलेगा mg माइनस mg/4, तो आंसर आएगा टेंशन मिल गया आपके पास। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स क्या होगा, t इंटू एस इंटू कॉस, एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन, तो d आ जाएगा हमारे पास 3mg/4, डिस्प्लेसमेंट है d, cos 180 का वैल्यू माइनस। अगर आप स्मार्ट होते तो डायरेक्टली बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है, वो आपका आंसर है। सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं तो हमें सॉल्व करना नहीं पड़ता। हाँ मेंस के 7 स्प्रिंग फोर्स हो गया ना हमारे, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स हो गया है। पहले बिना आवाज के पहले इसको फटाफट लिखो। और मेंस का 5th क्वेश्चन देखेंगे, जेडब्ल्यू मेंस 5th क्वेश्चन, पेज नंबर 175। चलिए आए क्वेश्चन पे। चलिए काइनेमेटिक्स में इसलिए हो जाएगा। चलिए, टू स्प्रिंग have their force constant K1 and K2 when they are stretched by the same force। जब वो एक सेम फोर्स से स्ट्रेच हो रहे हैं अप टू द इक्विलिब्रियम। अब हमें बताना है कि
यहाँ पर वर्क डन में क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको वर्क डन ड्यू टू वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन में पूछा है, वर्क डन ड्यू टू स्ट्रेचिंग पूछा है ना, स्ट्रेच करने के लिए पूछा है। अगर वर्क डन टू स्ट्रेच मतलब वर्क डन टू एक्सटर्नल फोर्स पूछा है ना, तो ये हो गया वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है, और उसका फॉर्मूला है पॉजिटिव ऑफ हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब कुछ बोला नहीं है तो हम बोल देते हैं कि वो इनिशियल एक्सटेंशन क्या है, 0, तो x1 0 होगा, तो ये क्या हो गया हाफ के x स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला हमारा क्लियर। अब यहाँ उन्होंने बोला है सेम फोर्स, क्या बोला है उन्होंने, सेम फोर्स मतलब F आपका सेम रहेगा, तो F का वैल्यू बिकम K1 x1 इक्वल टू K2 x2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, K1 अपॉन K2 का रेशियो बिकम x2 बाय x1, आया ना। फिर वर्क का रेशियो निकालना है, तो एक्सटर्नल वर्क अपॉन एक्सटर्नल वर्क 2 इक्वल टू हाफ K1 ब्रैकेट में उधर आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 0 हाफ K2 x2 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई दिक्कत, हाफ से हाफ कैंसल, K1 बाय K2 को क्या लिख सकते हैं हम, x2 बाय x1, एक से एक उड़ गया, तो बचा क्या है यहाँ पे x1 अपॉन x2। अब अगर मुझे वर्क निकालना है तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए क्या दिया हुआ इसके अंदर, नो फोर्स इज डन, हाँ x पे डिपेंड कर रहा है, या x1 बाय x2 को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर हमारा फोर्स सेम है और यहाँ इन्होंने क्लियर शब्दों में, अच्छा x1 x2 के टर्म में नहीं दिया, K1 K2 के टर्म में दिया, तो x1 बाय x2 को आप क्या लिख सकते हो, K2 बाय K1 ना, रिवर्स कर देंगे इसको, K1 बाय K2 इज इक्वल टू x2 बाय x1, तो x1 बाय x2 इज K2 बाय K1। कौन बड़ा है, K2 बड़ा है या K1 बड़ा है, K1 बड़ा है, कौन बड़ा है, K1। तो यहाँ सिंपल सा दिख रहा है, अगर K1 ग्रेटर है K2 से तो K1 बड़ा होगा, तो एक्सटर्नल वर्क 2 शुड बी ग्रेटर देन, तो W2 शुड बी ग्रेटर देन W1। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे, सेकेंड केस में, सेकेंड स्प्रिंग में वर्क डन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। ऐसा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि पहले वाले का स्टिफनेस ज्यादा है, तो एक फोर्स लगाया तो उसमें कम खींचेगा, और दूसरे वाले का स्टिफनेस कम है, तो एक ही फोर्स लगाया तो उसमें ज्यादा खींचेगा। इसमें क्या हो रहा है, तो वर्क के फॉर्मूले में तेरा क्या है, हाफ के ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बरोबर, बिल्कुल सही बोला। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली में फोर्स हमारा वेरिएबल है, नहीं इसमें बोले दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों में फोर्स तो वेरिएबल ही हो रहा है ना, F इक्वल टू KX है, तो X का वैल्यू चेंज हो रहा है, दोनों का अलग, हाँ, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट फोर्स दोनों पे नहीं लग रहा है, फोर्स F का वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन वो फोर्स क्या हो रहा है, X के साथ में चेंज होते जा रहा है, समझ में? तो अलग आया, इसलिए बाकी सोचा सही है, तो इसमें कमी नहीं है, और प्रॉब्लम ये है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल। नीट का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये हो गया सबका, 7th वाले में डाउट है क्या, आई थिंक 7th वाला तो इजी है, वेरिएबल दिया हुआ है आपको, मैंने 2D सिस्टम में बताया है, क्या करो इसको dx से मल्टीप्लाई करो, fx dx लिमिट लगाओ x1 से x2 प्लस fy dy लिमिट लगाओ y1 से y2। कौन सा नीट का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 सर, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, 3 वाला, क्वेश्चन 3 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इधर का क्वेश्चन नहीं है। रिटार्डिंग फोर्स सेम रहेगा,
तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, सेम है ना। अब आपको इक्वेशन लिखना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s हो जाएगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा। लिख देता हूँ करवाया वहाँ का एक्सटेंशन में क्या था, यहाँ कंप्रेशन में, वहाँ एक्सटेंशन में क्या है, यहाँ किसमें, इनिशियल पोजीशन में वो x1 से कंप्रेस है, फाइनल से वो x2 और कंप्रेस हुआ, तो टोटल कंप्रेशन कितना हुआ NLP से x1 प्लस x2, तो फॉर्मूला सेम है CET का 7। चलिए रब करो। एग्जाम्पल 21 का भी, एग्जाम्पल 21 का भी वाला 21 तो कराया रे सिमिलर क्वेश्चन, तो उसका भी ये बी वाला एग्जाम्पल 21 तो करवाया ना क्लास में। सिमिलर क्वेश्चन तो किया हमने, सेम ही क्वेश्चन किया है, लिखा भी है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन में। ये नहीं करा है, अभी कराएंगे, ठीक है। चलिए अभी एक बार आइए, ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 3 नीट का। देखिए क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 3 नीट का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, सेम रिटार्डिंग फोर्स, क्या दिया है उन्होंने, सेम रिटार्डिंग फोर्स, उसके बाद ध्यान देंगे सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ ट्रेन, ट्रेन को क्या करना है, हमें स्टॉप कर देना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, बराबर। अब रिटार्डिंग फोर्स सेम रहेगा और एक ही फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स वो लग रहा है मोशन के अपोजिट, तो हमारा फॉर्मूला होता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसमें से जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, आपका रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, वो क्या है हमारा सेम कांस्टेंट है वो वैल्यू, तो यहाँ पे आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ आर अपॉन एम। ये समझ में आया आपको, माइनस साइन क्यों लगा है, माइनस एफ आर क्यों लगा है, क्योंकि वो मोशन के अपोजिट लग रहा है, तभी तो रिटार्डिंग होगा वो। तो आई थिंक अगर ये सेम है और मास भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहेगा, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा तुम्हारा सेम। तो आपको एक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, सही लिखा है मैंने। उसमें ये तुम्हारा क्या हो गया, जीरो, तो तुम्हारे को रिलेशन मिलेगा माइनस ऑफ u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये चीज तुम्हारी क्या है, एक्सेलरेशन सेम है मतलब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो आप बोलोगे u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव b, कांस्टेंट हटा उसको, क्लियर है। अब यहाँ पे कंपेयर करके लिख दो, u1 का स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर इक्वल टू s1 अपॉन s2। इनिशियल वेलोसिटी u1 है, फाइनल उन्होंने क्या बोला, 2 टाइम्स बढ़ा दिया हमने, 2 टाइम बढ़ाया या कम किया है, तो s1 अपॉन s2 निकालना है, कितना होगा u1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू
u1 स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो कितना आएगा, ये कैंसिल हुआ, तो x2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ये आपके। वही तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये बोलेगा क्यों ना तो कैसे आया वो बताना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन अलग है, यहाँ एक्सेलरेशन सेम हुआ तो हमने लिया ना, अगर एक्सेलरेशन अलग होता तो नहीं कर पाते। यहाँ एक्सेलरेशन सेम है इसलिए लिख पाते, वो बताना तो पड़ेगा। वही तो क्या मैंने बताया बस कि एक्सेलरेशन सेम है, और एक्सेलरेशन सेम क्यों है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स सेम है। सीईटी का 7 ये स्प्रिंग फोर्स जैसा आ रहा है, देखो इधर क्या दिया है, देखिए सीईटी के क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू CX। क्या ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट? एवरीबॉडी ध्यान देंगे, ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट? आवाज वेरिएबल है। जब भी लाइफ में वेरिएबल फोर्स दिया हुआ हो और क्या निकालना है हमें, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? जब भी लाइफ में क्या दिया हो, वेरिएबल फोर्स, और क्या निकालना है हमें, वर्क डन। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाला। क्या बोलता है इंटीग्रेशन वाला मेथड, ये फोर्स किसका फंक्शन है, एक्स का, तो F इंटू एक्स की डायरेक्शन में दिख रहा है, ये F इंटू dx एक्स की डायरेक्शन में है तो cos 0 और कर दोगे इसको इंटीग्रेट। तो लिखा हमने cx इंटू dx, लिमिट लगाते कहाँ से कहाँ तक, 0 से x1 तक। तो c तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन आया x²/2। इंटीग्रेशन तो आता है ना हम लोगों को, 1/2 इंटू c इंटू x1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्या डाउट सभी सबके क्लियर हो गए हैं? मेन का 7 क्या ही है यार, मेन का ये डिस्टिंग क्या ही है। अब 6 वाला ये रहा सिमिलर, क्या दिया हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट ही तो वहां आएगा F इक्वल टू CS। इसको ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू c इंटू s²। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, s²। क्या होगा, s²। तो आंसर क्या है, ऑप्शन 2 रॉन्ग दिया है। जो आंसर दिया है, जो आया यही सिमिलर क्वेश्चन है, वो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 है, नन ऑफ दिस नहीं है। अच्छा डायरेक्टली नहीं दिया, सॉरी इनवर्सली दिया, इनवर्सली दिया है। लो पीछे तो बात मत करो आपस में, आप ही डाउट ले रहे, ध्यान दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप लिखते जाओ ऐसी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, मान लो क्या आ गया, k/s। जैनिल बात मत कर, जैनल जैनल जो भी है, क्या आ गया, फोर्स किसका फंक्शन है, s का, तो ds से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से s, बरोबर है यहाँ तक। तो अब k/s का इंटीग्रेशन करना है, k तो कांस्टेंट हो गया हमारा, 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है,